और आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सीधी तस्वीर दिखाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रगति और प्रगति के रास्ते में जो बाधाएं हैं इसको दूर करने के हेतु ये मीटिंग थी। कल भी है। आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सभी राज्यों के डीजी और चीफ सेक्रेटरीज भी बुलाए गए थे, क्योंकि जब हम छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को एड्रेस करते हैं तब पड़ोसी राज्यों का इकोसिस्टम भी इतना मजबूत होना जरूरी है। और मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। और आज की मीटिंग में गृह विभाग के मेरे साथी नित्यानंद जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गृह सचिव, डीआईबी और भारत सरकार के सभी सीएपीएफ के डीजी उपस्थित थे। हम सबका मानना है कि ये वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। विगत 4 दशक में वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब करीब 17,000 लोगों की जान गई है। 17,000 लोग, चाहे वो आंदोलन से जुड़े हुए युवा हो, चाहे सीएपीएफ के जवान हो, चाहे आम नागरिक हो, 17,000 लोगों का जान इस समस्या के कारण गया है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया, दोनों दृष्टि से। एक तो जिनके हाथ में हथियार है उनको हथियार छुड़ाने का प्रयास करना, और नहीं छोड़ते हैं तो उनको एंगेज करना। और दूसरा, एक क्षेत्र में विकास का जो अभाव दिखाई पड़ता था, व्यक्तिगत विकास, गांव का विकास और क्षेत्र के विकास, ये 3 लिंब में ये पूरे क्षेत्र को विकास की दिशा पूरे देश के अनुरूप एक स्तर पर लाना। और दोनों क्षेत्रों में, दोनों परिस्थितियों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। मैं डिटेल आपको बाद में बताता हूं, परंतु आज भारत सरकार बस्तर से बीजापुर और दंतेवाड़ा से लेकर धमतरी तक पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है और उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के लिए भी कटिबद्ध है। कई अचीवमेंट हुए हैं। 2022 में एक साल ऐसा आया कि जिसमें 4 दशक में पहली बार मृत्यु की संख्या 100 से नीचे गई। 2014 से 24 तक सबसे कम वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई घटनाएं दर्ज की गई। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके अलावे हमने वामपंथी उग्रवाद की जगह, इसकी विचारधारा की जगह विकास का विश्वास लोगों में जनरेट करने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। हमने 2 उद्देश्यों से काम किया। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयास करना, और दूसरा, जो विनाश सर्जित हुआ था, इसके कारण सर्जित हुई विकास की खाई को
भरकर विकसित क्षेत्र बनाना। और मुझे हर्ष है कि कई राज्य 2019 से लेकर 24 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से तमगे से मुक्त हुए हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी, ये सारे राज्य, महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर, नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। मैं मानता हूं कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मित्रों, एक प्रकार से इसकी आंकड़ों का विहंगावलोकन करें तो 2004 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक 7,744 हुई है, तो 53% घटनाओं की कमी आई। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में पहले 10 साल में 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। मित्रों, हिंसा के रिपोर्ट करने वाले जिले 2010 में 96 थे, 11 जिले नए बने, तो एक प्रकार से 107 जिले थे। उससे कम होकर अब 42 तक सिमट गए हैं। थानों की संख्या 456 थी, 456। 100 थाने नए सृजित हुए, तो 565 में से अब थानों की संख्या 171 तक सीमित हुई है। 2010 के अधिकतम मृत्यु स्तर 1005 से घटकर 2023 में 138 तक सीमित हुआ है। 2019 से अब तक 277 सीएपीएफ के नए कैंप बनाए गए। उस दृष्टि से सिक्योरिटी वैक्यूम को भरने का काम किया गया। एनआईए में एक अलग वर्टिकल में 90 मामले दर्ज किए गए, 64 आरोप पत्र किए गए और वामपंथी उग्रवाद के फाइनेंस की टोटल इकोसिस्टम को इस पर करारा प्रहार करने का काम भारत सरकार की एजेंसियों ने किया है। इसमें ईडी ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। पिछले एक वर्ष में एमएचए की एयर विंग को भी मजबूत किया गया। 14 पायलट्स और 3 इंजीनियर केवल वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के लिए मुहैया कराए गए हैं। हेलीकॉप्टर की संख्या अलग है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है। टोटल देश की बात करें जिसमें 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम ये अगस्त महीने तक हुआ है। 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 540 ने आत्मसमर्पण किया है, 46 नए स्पेशल फोर्सेस के कैंप एस्टैब्लिश किए गए। इससे सिक्योरिटी वैक्यूम बहुत बड़ी मात्रा में भरा है। और हिडमा के गांव में हमारा गृह मंत्री जाकर गांव वालों से बात कर उनको आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड देता है, तो दिल्ली में बैठकर
बहुत संतोष होता है। ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने बताए हैं, ये सारे पैरामीटर्स में अब तक के वामपंथी उग्रवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगस्त महीना होने के बावजूद भी इस वर्ष में हम कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जी की स्ट्रेटेजी के कारण 4 दशकों के बाद एमपी के चांदा मेटा गांव में पहली बार इस लोकसभा में मताधिकार का प्रयोग हुआ और सुकमा के 6 गांव ऐसे हैं जिसमें पहली बार 4 दशक के बाद आदिवासी भाई बहनों ने मताधिकार का उपयोग किया। मैं मानता हूं कि एक प्रकार से ये सिक्योरिटी फोर्सेस की विजय है, लोकतंत्र की विजय है। आज हमारे सीएपीएफ के जवान वामपंथी उग्रवादियों का सामना करने के साथ साथ विकास के कामों की भी निगरानी कर रहे हैं और 100% सैचुरेशन में सीएपीएफ और छत्तीसगढ़ प्रशासन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी का भी बहुत बड़ा रोल है। भारत सरकार ने पूरे सभी राज्यों के वामपंथी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा कर देने के लिए ढेर सारे काम किए हैं। पिछले 10 सालों में 21,400 करोड़ रुपया और 15,300 टेलीफोन टावर लगाने की योजना रखकर इस पूरे क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, जो आज के ज़माने में बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको रिजॉल्व करने का काम भारत सरकार ने किया है। सड़क संपर्क के लिए 21,000 करोड़ रुपया की लागत से टोटल 17,500 किलोमीटर की सड़कों को अप्रूव किया गया। उसमें से 11,500 किलोमीटर की सड़कों को समाप्त करने का काम भी भारत सरकार ने किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 25 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में 2,796 2796 बैंक की शाखाएं और 2,061 एटीएम खोले गए। 32,294 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को रजिस्टर्ड किया गया और हर 3 किलोमीटर एक डाकघर, ये सूत्र को चरितार्थ करते हुए 4903 नए डाकघर खोले जा चुके हैं। एक प्रकार से इस क्षेत्र में पहली बार बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस ये पहुंचना शुरू हुआ है। कौशल विकास के लिए 48 आईटीआई खोलने का लक्ष्य रखा था, उसमें से 46 खोल दिए गए हैं। 61 कौशल विकास केंद्र एसडीसीएस स्वीकृत किए थे, उसमें से 49 बन चुके हैं और बाकी के 11 पाइपलाइन में है। तो एक प्रकार से 100% सिद्धि कौशल विकास के लिए भी मिली है। शिक्षा के लिए भी ढेर सारा काम किया है। पिछले 4 वर्ष में 165 एकलव्य विद्यालय खुले और 40 वर्षों में 38 खुले थे। इसकी कंपैरिजन में 4 वर्ष में 165 विद्यालय खुले हैं, 11 केंद्रीय विद्यालय और 4 नवोदय विद्यालय खुले हैं। आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कुछ फैसले भी लिए हैं जो वामपंथी उग्रवाद के लंबे समय के प्रभाव के कारण निरक्षर रह गए हैं, चाहे उनकी एज कोई भी हो। इनको साक्षर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा, ये तय हुआ है। तेंदुपत्ता की खरीदी में आमूलचूर हम परिवर्तन भी करेंगे और इसके साथ साथ एनआईए के तर्ज पर एसआईए बनाकर जो शुरुआत की है, इसको और स्ट्रेंथी कर हम जो 2 सिद्धि का प्रमाण है उसको भी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक नए लुक के साथ सरेंडर पॉलिसी को भी छत्तीसगढ़ सरकार 1-2 महीने में भी घोषणा करेगी। मेरा सभी वामपंथी उग्रवाद में लिप्त हो या जुड़े हो सभी युवाओं से अपील है कि भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार आपके विकास के लिए कटिबद्ध है, आपके परिवार के विकास के लिए कटिबद्ध है। नई सरेंडर पॉलिसी को आप अच्छा प्रतिसाद दीजिए, हथियार छोड़िए
और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का एक रथ चला है, एक नया युग का आगाज हुआ है, इसको आप सभी मजबूती दीजिए। और मैं आशा करता हूं कि हमने जो लक्ष्य का तय किया है उस लक्ष्य के अनुसार ही पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को हम नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कराएंगे। और अब आप सभी लोग जो सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं। एक सवाल बारी-बारी से पूछेंगे। एक सेकंड। मेरे आने में जरूर देरी हुई, जाने में जल्दी नहीं करूंगा, डरे बगैर आराम से पूछिए। सबसे पहले मैं कहूँगा हरिभूमि के कुरैशी, आप जिया कुरैशी साहब, आप अपना सवाल पूछिए। छत्तीसगढ़ में शाह साहब के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नक्सल क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है, बहुत सारी मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेलने का काम भी हुआ है। पर आपने अभी जो सूची बताई जहाँ से नक्सल मुक्त होगा उसमें छत्तीसगढ़ नहीं है, तो हम कब तक उम्मीद करेंगे छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सल से मुक्त हो जाएगा? जी जरूर होगा, मैंने बता ही दिया भाई। आप पूछना चाहते थे? हाँ, बताइए भाई, बताइए। सर, आपने वो छत्तीसगढ़ की बात की, नक्सल एरिया में जो विकास काम हो रहे हैं और सुरक्षा बल जो काम कर रहे हैं, लेकिन इनका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है और अर्बन नक्सल जो हैं वो पूरे देश में फैले हैं और जो इनको समर्थन दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या कुछ हो रहा है? देखिए, हम सिर्फ कार्रवाई में विश्वास नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ढेर सारे सांस्कृतिक रूप से कार्यक्रम बनाए हैं जो इनको नक्सल समस्या से इस क्षेत्र का कितना नुकसान हुआ है वो, और भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के विकास के कामों को पहुंचा सके। मैंने तो आपके सामने ही सबको कहा कि आप आइए, नए युग के साथ जुड़िए। अब जो नहीं ही जुड़ते हैं इनके खिलाफ कार्यवाही तो जरूर होगी। खड़े हो जाओ साहू। सर, अलग अलग राज्यों के साथ आपने मीटिंग की सर, तो क्या माना जाए आने वाले दिनों में अलग अलग राज्य जो है संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे, उस पर जोर दिया जाएगा क्या? ज्वाइंट टास्क फोर्स 3 राज्यों का, कहीं 2 राज्यों का, जहां जैसा जंक्शन है वो बनाया गया है। सूचना के आदान प्रदान का खाका भी मजबूत किया गया है और भारत सरकार की एजेंसियां सभी राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम कर रही है और ज्वाइंट टास्क फोर्स के बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। एक मिनट खड़े हो गए भैया, बैठ जाओ, मैं करता हूँ। सर, मेरा नाम शिवम है, मैं BS TV का पत्रकार हूँ। यहाँ पे समस्या ये होती है कि नक्सल भी बातचीत करने के लिए पहल करते हैं और सरकार भी चाहती कि उनसे बात करें, तो क्या आज की मीटिंग के बाद वो बात करने की पहल खत्म हो जाएगी, सीधे उन पर अटैक किया जाएगा? किसके पर अटैक किया जाए? मतलब नक्सलवाद के ऊपर अटैक किया जाए? अरे हो ही रहा है भैया, मैं तो अपील करता हूं किसी पर अटैक न करना पड़े, आप आइए, साथ दीजिए। अटैक तो हो ही रहा है। भाई माइक दो इनको। सर, न्यूज़ 18 से अभिषेक शुक्ला। सर, जो सफलता मिल रही है नक्सलवाद को, ये कहा जाता है गोली और बोली दोनों तरीके होते हैं, क्या लग रहा है कौन सा तरीका ज़्यादा सफल हो रहा है? देखिए, हम तो पहले जो लोग सरेंडर होना चाहते हैं उनको मौका देना चाहते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा आंकड़ा सरेंडर होने का है, उसके बाद गिरफ्तारी का है और उसके बाद मृत्यु का है। तो आंकड़े ही बताते हैं प्रायोरिटी सरकार की क्या है। मगर जब आप AK-47 लेकर एंगेज करोगे सिक्योरिटी फोर्सेस को और गांवों को, तो इसके लिए तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सर इधर। अरे भाई माइक लेकर बोलो ना। सर, ये जो टारगेट हमने मार्च 2026 का रखा है सर, इंडिया को नक्सल फ्री करने का, क्या एक रियलिस्टिक टारगेट है और इसमें अभी क्या हर्डल्स अभी आज की डेट में है सर? देखिए, हर्डल मैं बीच में साझा करना नहीं चाहूँगा। आपके बहुत सारे हर्डल थे, मगर 5 साल में काफ़ी हर्डल से मुक्त किया गया है। अब जैसा मैंने आगे कहा कि बहुत कम जिले और बहुत कम पुलिस स्टेशन पर ये सीमित होकर रह गया है, मुझे विश्वास है कि हम वहाँ तक कर पाएंगे।
जब सर मैं राजेश मिश्रा बोल रहा हूँ IBC 24 से, जब नक्सल ऑपरेशन होता है, आप लोगों को सफलता मिलती है, तो विपक्षी पार्टियों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि फर्जी मुठभेड़ है। तो इसको रोकने के लिए आप लोग क्या मानते हो, फर्जी मुठभेड़ है? नहीं, मैं तो मानता नहीं हूँ। बस तो फिर काहे को सवाल पूछ रहे हो? उनको बोलने दो। विपक्षियों को किस तरह से जवाब देखिए, कांग्रेस का काम कर रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, यहां पर नक्सल मूवमेंट को एक प्रकार से सारे अभियान स्लो हो गए थे। अब सारे अभियानों में तेजी आई है, सरेंडर भी ज्यादा होता है, अरेस्ट भी ज्यादा होते हैं, मारे भी ज्यादा जाते हैं और सजा भी ज्यादा हो रही है। तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने हर मोर्चे पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। न केवल ऑपरेशन में और सरेंडर में, विकास के कामों में भी तेजी बहुत आई है। सर, इसी से जुड़ा सवाल है कि पिछले 5 साल में भूपेश की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो आपकी ये भाजपा की सरकार आते ही जो कार्रवाई पिछले 8 महीने में हुई, वो पिछले अन्य वर्षों की तुलना में बहुत कम संख्या थी। तो अक्सर ये माना जाता रहा था कि केंद्र और राज्य का समन्वय नहीं हो पाता, ये आरोप भी लगते रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरा ऐसा कोई आरोप नहीं है, आप इसमें राजनीति मत डालिए। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, तो नतीजे भी अच्छे मिल रहे हैं। सर, आज महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि भाजपा और PDP का जो गठबंधन था वो एजेंडे पर हुआ था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सीटों के आधार पर हुआ है। तो उनके इस बयान के बाद किस महबूबा मुफ्ती ने कहा है आज, नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बयान, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सीटों के आधार पर हुआ है, और भाजपा और PDP का जब गठबंधन एजेंडे के आधार पर हुआ था। तो अब उनके बयान से क्या ये माने कि अगर जम्मू कश्मीर में जरूरत पड़ती है तो भाजपा PDP के साथ गठबंधन करेगी? नहीं, हमने ऐसी कोई बात न करी की नहीं है, और जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने भी नहीं करी। सर, मेरा नाम एक मिनट भाई, गृहमंत्री जी, एक मिनट बैठ जाओ, गृहमंत्री जी, एक मिनट बैठ जाओ। सबसे पहले नक्सलवाद के सवाल समाप्त हो, उसमें हाथ कम खड़े होते थे। पॉलिटिकल सवाल एक आया, उसमें 50 हाथ खड़े हो गए। पहले नक्सलवाद से जुड़े हुए सवाल। मंत्री जी, सर नक्सल से सर, मेरा नाम वैभव है, lalluram.com से हूँ मैं। सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो स्थानीय लोग हैं, रोजगार को लेकर क्या कार्य योजना है? और विपक्ष की तरफ से ये बहुत प्रचारित किया गया है कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, जहां तक रोजगार का सवाल है, मैंने कहा, शायद आपका ध्यान नहीं रहा कि कितने हमने स्किल डेवलपमेंट के काम किए, कितने रोजगारी की ट्रेनिंग के लिए बड़े इंस्टीट्यूट खोले हैं, उसी से तो रोजगार आता है। स्किल रोजगार का जहां तक सवाल है, इस क्षेत्र के अंदर स्किलिंग के लिए और ITI के लिए कोई काम ही नहीं हुआ है। गृहमंत्री जी, मेरा प्रश्न हो गया भैया, बैठ जाओ। गृहमंत्री जी, मेरा प्रश्न, मेरा नाम चित्रा पटेल है, मैं सच बधड़ा का पत्रकार हूँ। लगातार बस्तर में बस्तरिया बटालियन के मांग की गठन की मांग रही है, क्या इस पर विचार कर रही है सरकार? देखिए, बटालियन का नाम क्या होगा, कैसे होगा, वो तो CAPF निर्णय करेंगे, परंतु इस क्षेत्र से हम विशेष भर्ती जरूर करेंगे, जिससे यहाँ के युवाओं को परमानेंट जॉब दिया जाए। मैं पीयूष मिश्रा APN न्यूज से हूँ। सर, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि रूटलेस पॉलिसी के हिसाब से नक्सलवाद के खात्मे की ओर अब सरकार जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने वहां पे रोजगार के अवसर की भी बात की, तो विपक्ष ये कह रहा है कि नगरनार का निजीकरण, नगरनार प्लांट जो बस्तर में है उसका निजीकरण मोदी सरकार करने जा रही है। तो ये दोनों चीजों में अंतर क्या? चुनाव के वक्त काफी स्पष्टता हो गई है। दोनों चीजों में सिर्फ एक स्टील प्लांट से रोजगारी नहीं मिलती है भैया, कई सारे रोजगारी के एवेन्यूज होते हैं। आप थोड़ी ना स्टील प्लांट में काम करते हो, आपका भी है रोजगार। सर मैं दीपक विश्वकर्मा हूं, इंडिया न्यूज से। सर, एक सवाल है, जो अभी तक उपलब्धियां मिली हैं नक्सलवाद के ऊपर, जो छत्तीसगढ़ के लोकल लड़ाके हैं, DRG के जो जवान हैं, उनकी कैजुअलिटी कम होती है, उनको उपलब्धि ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसके इतर यदि देखा जाए तो दूसरी फोर्सेज हैं सर, वहाँ कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। तो क्या माना जाए, ये अब आगे लीड करेंगे? कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सभी सिक्योरिटी को एक साथ एक ब्रैकेट में रखकर देखो आप। गृहमंत्री जी, मैं सत्य प्रकाश हूँ, जी मीडिया से। शांति वार्ता की बात नक्सलियों के साथ बार बार आती है छत्तीसगढ़ में। मैंने कर दी ना, सार्वजनिक रूप से अपील तो करी, क्या वार्ता करे फिर? अभी अपील करी, इतनी बड़ी सुनी नहीं आपने?
और क्या वार्ता करनी है अपील करी सर, शांति वार्ता भाई? ये शांति वार्ता ही हुई। आप सरेंडर करिए, हथियार छोड़िए, हम आपके विकास की चिंता करें, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? गृह मंत्री जी मेरा एक प्रश्न है। पिछली बार चुनाव से पहले आप जगदलपुर में बहुत इंटरनल आउटपोस्ट पे, एडवांस आउटपोस्ट पे गए थे, एक गांव में भी आप गए थे और वहां लोगों से इंटरेक्ट भी किया था आपने। मुझे याद है कि उस वक्त गांव वालों ने कई शिकायतें की थी कि उनको राशन कार्ड नहीं पहुंचता, बहुत सारा चीज़ उनको नहीं बना है। अब आपकी सरकार केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, आपको लगता है कि उन सब तरह की जो चीज़ें, परेशानियां, निश्चित रूप से हमने 100% सैचुरेशन का मार्च 25 तक का लक्ष्य रखा है और हमारे दोनों नेता इस पर काम कर रहे हैं। और मुझसे भी एडवांस जगह पे जाकर हमारे गृह मंत्री हिडमा के गांव में बैठकर आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड बांट कर रहे हैं। सर, नितिन चौबे, जनतंत्र टीवी से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को लेकर आपने काफी सारे प्रश्न उठाए हैं। क्या लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर ये कोई पार्टी अलायंस कर रही है तो उसको लेके? नहीं, पहले एक बात समझ लो, अलायंस के लिए मैंने प्रश्न नहीं उठाए हैं। मैंने प्रश्न उठाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है तो उनके अलायंस पार्टनर कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी इसके साथ सहमत है या नहीं है, वो घोषणा करे। एजेंडा क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसको प्रिंटेड उन्होंने बांटा है? एजेंडा क्या है? कश्मीर का अलग ध्वज बनेगा राष्ट्र ध्वज के सामने, जो पहले था वो वापस लाना चाहता है। क्या कांग्रेस पार्टी इसके साथ सहमत है? 370 वापस इंट्रोड्यूस करने की मांग रखेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी इसके सहमत है? इन्होंने कहा है कि मोदी जी के आने के बाद जो ST SC OBC का रिजर्वेशन मिला 370 जाने के बाद, इस पर हम पुनः विचार करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्टता करनी है कि जम्मू कश्मीर में से ST SC OBC के रिजर्वेशन को समाप्ति की जो बात है, इससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सहमत है या नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है, OBC के रिजर्वेशन को इतने सालों तक केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने ही लटका कर रखा। तो इस विषय पर स्पष्टता करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कल 10 सवाल पूछे थे। सर, गृह मंत्री जी, कश्मीर से जुड़ा सवाल है मेरा। नहीं, अब हो गया भाई, वामपंथी उग्रवाद पर आ जाओ। सर नमस्कार, मैं हिंदी खबर से निशा द्विवेदी हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि सर, भाजपा लगातार ये कह रही थी कि आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार जो है वो लगातार छोड़कर नक्सलियों की जड़ें मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ में उन्हें खुली छूट दे रखी थी। क्या आपको भी ऐसा लगता है, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों है सर? इसमें मैं कुछ राजनीति करना नहीं चाहता। आप दोनों समय के 8-8 महीने के आंकड़े को कंपेयर करिए और आप खुद अंदाजा लगाइए। सर, अमित पांडे, न्यूज 18 इंडिया से हूँ। सर, क्या नक्सलियों का मूवमेंट अक्रॉस द स्टेट, जैसे जैसे फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, नक्सलियों क्या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं, इसीलिए हमने छत्तीसगढ़ की 6 बाजू में जो 6 प्रदेश है सभी को आज बुलाया था। उनके DGP भी अब ऑन बोर्ड है, इनके चीफ सेक्रेटरी भी ऑन बोर्ड है। सर, मैं आशीष तिवारी, न्यूज 24 से। राज्य के गृह मंत्री हिडमा के गांव होकर चले आए हैं, कोई आगे कोई पॉसिबिलिटी है कि आप भी उस क्षेत्र में जाएं? एक आधार वो न जाए तो मैं जरूर जाऊं, वो जा रहे हैं, मुझे ले जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। गृह मंत्री जी, मेरा एक सवाल है। मेरा नाम प्रकाश होता। मेरा एक सवाल है, अभी पता चला कि बस्तर में माओवादियों ने बंकर बनाया था, वो आपके संज्ञान में होगा, और इतिहास के पन्ने पलटाए तो हम लोग उनका LTT से भी संबंध और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। चलिए सर, मेरा नाम कौशल। हो गया भैया, बंकर क्या होता है, मैं पाताल तक कह रहा हूँ। सर, मेरा सवाल यह था, अभी भी उनका कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी और संस्था के साथ लिंक का, वो एजेंसियों पर छोड़ दो भैया, जहां पर भी छुपेंगे हम न्यूट्रलाइज करेंगे। जो हथियार नहीं छोड़ेंगे, जो सरेंडर करेंगे, उनका स्वागत है, वो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में इनको इंक्लूड करेंगे। सर, मैं कौशल स्वर्णवेर हूं, दैनिक भास्कर से। आपने कहा कि आत्मसमर्पण नीति जल्द बनने वाली है, तो क्या सर इसमें जो दूसरे राज्य के जो नक्सली छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं वो यहाँ पर आत्मसमर्पण करेंगे तो क्या उनको भी उसका लाभ मिलेगा? जरूर, वो राज्य का अभिप्राय लेकर उनको भी सरेंडर पॉलिसी के तहत लिया जाएगा। सर, मैं सुखनंदन बंजारे। सर, आपने जो लक्ष्य दिया है
मार्च 26 का, तो क्या ये माना जाए अब सेना नक्सलियों को खात्मे के लिए बस्तर में उतरेगी? ना जी, जॉइंट ऑपरेशन से होगा पूरा वक्त। अरे भाई, सारे सीएपीएफ छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। थैंक यू। सर, मैं शुभमय सिकदार हूं द हिंदू से। सर, डेकेडल सेंसस का एक सवाल है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, तो क्या उस पर कोई क्या? सर, सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस का वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जब है। तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। जी सर, इससे जुड़ा एक और वो सवाल का जवाब इसी में आ ही गया। मुझे मालूम है तुम नेक्स्ट क्या पूछने वाले हो। बैठ जाओ। सर, सहकारी संस्थाएं जो गांवों में जो काफ़ी मजबूत स्थिति में रहा करती थी, अभी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, उसको दोबारा से मजबूत करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? सर जी, इसमें कल हमने मुख्यमंत्री जी के साथ और सहकारिता मंत्री के साथ अलग बैठक भी रखा है और छत्तीसगढ़ सरकार उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की नई सहकारिता नीति की भी घोषणा करेगी। हम पुरानी जो वीक हो गई है वो संस्थाओं को मजबूत करेंगे और जो है इससे बहुत गुना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी नए करेंगे। सर, मैं अवधेश मिश्रा हूँ BSTV से। आपने 4 दशक की समस्या को 16 महीने में समाप्त करने का दावा किया है। नहीं, एक सेकंड, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। ये लंबे समय से लड़ाई चल रही है, 40 सालों से चल रही है। मोदी जी के आने के बाद 10 साल से चल रही है, अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है। जी, आपने वही कहा कि मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा, लगभग 16-17 महीने का वक्त है। आपने कहा, अरे भाई, बहुत लंबे समय से चल रही है, 17 महीने में समाप्त करने का आपका आकलन गलत है। आपने डेडलाइन दिया सर कि मार्च 2026 तक। अभी भी नहीं समझ रहे थे, 17 महीने नहीं होता है, बहुत लंबी लड़ाई अनेकों ने लड़ी है, इसका अंत उस दिन होगा। सर, आपने कहा कि सेना नहीं उतारा जाएगा, क्या चेंजेस होंगे सर? क्या हर्डल्स आपके सामने, क्या चेंजेस होंगे एंटी नक्सल ऑपरेशन को? आप मुझे क्या समझते हो? सार्वजनिक रूप से एंटी नक्सल ऑपरेशन को मैं बता दूंगा, भला आदमी हो गया। एक 370 कोई बोलता है भाई। 5 साल पहले सरकार ने जिस मंशा से धारा 370 हटाई थी, क्या सरकार उस मंशा में सफल हो गई है? और इसी से जुड़ा एक सवाल है कि कश्मीरी पंडित जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो निर्वासित है, क्या कितने कश्मीरी पंडितों को अपन ने वहाँ बसाया वापस? देखिए, जो जाना चाहते हैं वो सभी को बसाने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। जो देश में अभी किसी जगह पे अच्छे से एस्टेब्लिश हो गए हैं, वो जाना नहीं चाहते, उनको हम कुछ कर नहीं सकते। जो जाना चाहते हैं सभी को हम बसाएंगे। गृहमंत्री जी से जुड़ा मेरा सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया है उसमें उन्होंने कहा 370 और 35 से हम रिस्टोर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन की पुरानी पॉलिसी बहाल की जाएगी। तो क्या आपको लगता है 2019 के पहला वाला कश्मीर बनाने का एक प्रयास है? मैं ऐसा तो कहना नहीं चाहता, परंतु एक बात आप समझ लीजिए, 370 अब हमारे संविधान में से नष्ट हो चुकी है और फ्यूचर में भी इसके लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। वो मैं देश की जनता को, कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जा रही थी, जहां पर ये हाई लेवल मीटिंग नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के आज हुई थी और उसमें क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे, उसको लेकर के जानकारी यहां पर गृह मंत्री अमित शाह साझा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ की बोलियों में छापने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज ही इसका विमोचन भी हो रहा है।